नमस्कार, गुड इवनिंग। आपके अपने पर्सनल फाइनेंस शो मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। निवेश के हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको यहाँ और हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे सटीक राय। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है मनी गुरु के एक्सपर्ट से तो ईमेल आईडी नोट करें, moneyguru@zenetwork.com पर आपको अपने सवाल भेजने होंगे। साथ ही आप SMS के जरिए भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। सेविंग्स आज का टॉपिक रहेगा, इसलिए सेव लिखकर आप अपना सवाल अपने नाम के साथ 57575 पर भेज सकते हैं। एक नजर डालते हैं क्या रहेगा आज शो में खास, यानी अलग अलग विभिन्न विकल्पों पर आज हम नजर डालेंगे सेविंग्स के, यानी कहां आप निवेश कर सकते हैं। बैंक FDs हो चाहे MIPs हो, SIPs के जरिए निवेश कर रहे हैं तो क्या है तरीका, कौन से फंड्स हैं। साथ ही NSE और टैक्स सेविंग FDs में करेंगे एक कंपैरिजन। चलिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हर्ष रुंगटा है, अपनापैसा.com के CEO। बहुत बहुत स्वागत है हर्ष आपका। नमस्कार हर्ष। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सवाल जवाब के सिलसिले की। पहला सवाल ईमेल के जरिए शामिल किया है हमने। मिस्टर दत्त हैं, नोएडा से, इन्होंने सवाल भेजा है। इन्होंने अपनी उम्र बताई है 47 और जानना चाहते हैं कि अगर इनको नियमित रकम मिलनी हो तो दो ऑप्शंस इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस MIS और अगर म्यूचुअल फंड की MIPs जो होती हैं उनमें से कौन सा विकल्प बेहतर है। इससे पहले कि हम इन दोनों विकल्पों की बात करें, आपसे मैं जानना चाहूंगी इनके एज ग्रुप को देखते हुए इन्होंने दो शॉर्टलिस्ट किए अपने लिए ऑप्शंस। टैक्स स्लैब कितना इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, और MIP का एग्जैक्ट क्या मतलब है और इसके क्या फीचर्स हैं। तो इन्होंने अपनी उम्र मेरे ख्याल से 47 साल के आसपास बताई है। और ये खैर अगर पता चलता कि ये जो हर महीने रकम चाहिए ये कितनी इम्पोर्टेंट है तो इसके बारे में शायद राय ज़्यादा ठीक से दी जाती। और टैक्स स्लैब क्या है? टैक्स स्लैब इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो ये रकम आएगी इस पे जो ब्याज आएगा उस पे क्या टैक्स उनको देना पड़ेगा, वो डिपेंड होता है कि ये कौन से टैक्स स्लैब में पड़ते हैं। तो पोस्टल MIS जो है, अगर आपको हर महीने नियमित रूप से बिना कोई दिक्कत के एक फिक्स्ड सम चाहिए तो पोस्टल MIS बहुत ही अच्छा विकल्प है। करीबन अगर हम कंपेरेबल बेसिस पे ब्याज की रेट लें, हर महीना पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए अलाउड है एक नाम से, और जॉइंट नाम से 9 लाख। तो आपको 8.40 हर मंथ, 8.40% पर एनम डिवाइडेड बाय 12 करके हर मंथ आपको जो ब्याज है वो मिलता रहेगा और फिर पैसे आपको आपके वापस मिल जाएंगे। तो अगर टैक्स इश्यू नहीं है, अगर आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में हैं, 5 लाख तक की इनकम है, तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। और इसमें आपका फिक्स्ड पता है आपको कितना मिलेगा, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, सरकार की स्कीम है। थोड़ी सी प्रोसीजरल प्रॉब्लम लेते समय शायद स्लाइट हो सकती है, बट इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी बात करें हम, दूसरी तरफ मंथली इनकम प्लान जो म्यूचुअल फंड्स के हैं उनके नाम पे न जाइए। वो एक जो कहते हैं ना कि नोमेनक्लेचर हो गया है मंथली इनकम प्लान, कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें जो भी रिस्क है, चाहे वो प्योर डेट प्लान भी हो या अगर डेट और इक्विटी का मिक्स है, तो उसमें हर महीने डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, ये जो है म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं उन पे डिपेंड करता है। और ये याद रखिए कि उस डिविडेंड पर म्यूचुअल फंड को टैक्स देना होता है। तो आपके हाथ में टैक्स फ्री आएगा, लेकिन म्यूचुअल फंड को टैक्स देना होता है उस पर। और इस वजह से अगर आप लो टैक्स ब्रैकेट्स में हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आप अगर हाई टैक्स ब्रैकेट में हैं तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता आपको कि वो टैक्स देंगे आप दें अपने हाथ में, लेकिन रिस्क आपके हाथ में हो सकती है। रिमेंबर करें, अगर फंड में कोई कारण से इनकम नहीं होती या इनकम होती है लेकिन फंड डिक्लेयर नहीं करता है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर महीने आपको उसका डिविडेंड मिले। MIP का तो अगर बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी है तो पोस्टल MIS में जाइए। बिल्कुल लो रिस्क के लिए आपने बताया MIS, लेकिन MIP जैसे नाम से लगता है मंथली इनकम प्लान्स, क्या इसमें मासिक, जैसे आपने बोला कि जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि मुनाफा किस तरह का रहा है और डिविडेंड्स किस तरह के डिक्लेयर होते हैं। MIPs में ही SWP एक ऑप्शन हो सकता है क्या? क्योंकि इन्होंने हालांकि ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखी हैं, लेकिन अगर लो टैक्स स्लैब में हो, यानी कि इनकी लगभग जैसे आपने बताया कि 2 या 2.5 लाख रुपए तक की आय है, उसके लिए ये MIP भी सजेस्ट आप कर रहे हैं उनको। साथ ही आपसे जानना MIPs में जो ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है, किस तरह से काम करते हैं और क्या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पहले ही कंपनी को देने होंगे, यानी जब आप निवेश की शुरुआत करते हैं?
हाँ, तो इसमें ये ऐसा कर सकते हैं कि उसमें डिविडेंड ऑप्शन ना चुने और आप पैसे अपने विड्रॉ कर सकते हैं और आपके जो भी ब्याज उसमें स्कीम में हो रहा है वो ग्रो हो रहा है, तो आप उसको पहले से इंस्ट्रक्शन दे देंगे या इवन घुसने के बाद भी दे देंगे तो आप सिस्टमैटिकली विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, 1 साल के अंदर जो करेंगे उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, टैक्स की रेट उसकी नॉर्मल टैक्स रेट होगी, वर्सेस 1 साल के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उस पर टैक्स की रेट मैक्सिमम 10% होगी जो भी गेन होगा। MIP का एक एडवांटेज है, इसमें नॉर्मली 10 से 15%, कोई कोई स्कीम में 20-25% तक का इक्विटी होता है। तो अगर आपका सही चुनाव हो और तो आपको उसमें एक किकर मिल जाता है, एक उसमें फायदा हो सकता है, रिस्क ले सकते लेकिन उसका रिवर्स ये है कि नुकसान भी हो सकता है, विकल्प चुनना होगा। चलिए हर्ष साहब, एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे चर्चा करते हैं। सचिन जी कोलकाता से है। नमस्कार सचिन, पूछिए क्या सवाल है। हाँ सर, मैंने SIP किया हुआ है HDFC इक्विटी और रिलायंस RFS इक्विटी और AIG वर्ल्ड गोल्ड फंड में। ओके। लेकिन इनका परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, तो ये AIG वर्ल्ड गोल्ड फंड में तो SIP मैंने बंद कर दिया है, लेकिन बाकी दोनों में अभी चालू है। क्या मुझे सलाह दे सकते हैं कि मैं इन्हीं म्यूचुअल फंड्स में रहूं या किसी और में चेंज कर लूं? सचिन, कुछ आप थोड़ा सा डिटेल्स बता पाएंगे? ये जो आपने फंड्स बताए हैं, कितने समय से आप इसमें SIP कर रहे हैं? मैं 2 साल से SIP कर रहा हूँ और 1,500 रुपए की कर रहा हूँ। चलिए, और गोल्ड फंड में अपने जो SIP गोल्ड फंड में भी मैंने 2 साल ही किया 1,500 रुपए की, लेकिन जब वो AIG से फाइन ब्रिज हो गया तो मैंने उसे बंद कर दिया है। चलिए, फिलहाल आपने नया बहुत गिर गया है। जी सचिन, आप अपने बारे में कुछ डिटेल्स बता पाएंगे? कितनी उम्र है आपकी? मैं 33 इयर्स है, मैं कलकत्ता में सर्विस कर रहा हूँ। जी, एक्सपर्ट से जानते हैं कि जो फंड्स आपने चुने उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं है तो स्विच करके कहाँ जाए? हर्ष सर बताइए। तो उसका जवाब देने से पहले सचिन, जस्ट एक सवाल, ये जो पैसे आप जमा कर रहे हैं क्या पर्पस के लिए कर रहे हैं और कब चाहिएंगे ये पैसे आपको? नहीं, मेरे पास ये सरप्लस है, मतलब मुझे इस पैसे की इमीडिएट जरूरत नहीं है। अगर इसको 5 या 6 साल भी कहीं इन्वेस्ट करना हो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि फिलहाल मेरे पास इन फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मेरे पास सरप्लस अमाउंट है, इसलिए मैं इसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो सचिन ठीक है, तो सबसे पहले तो बहुत ही मतलब आपको मेरे ख्याल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि आप बहुत ही एक सिस्टमबद्ध तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और आपने जो ये इशू रेज किया है, इससे एक इम्पॉर्टेंट इशू ये होती है मॉनिटरिंग की, क्योंकि जब 2 साल पहले आपने ये फंड चुने थे तो दोनों ही फंड्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। पिछले 6 से 9 महीनों में दोनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस गिरते जा रहा है रिलेटिव टू जो दूसरे फंड्स हैं इस कैटेगरी में। तो मेरे ख्याल से आपको सिप्स करते रहना चाहिए। इन फंड्स में आप सिप बंद कर सकते हैं, एक सिमिलर दूसरे फंड्स आप चूज कर सकते हैं। लार्ज कैप फंड्स भी चूज कर लीजिए, मेरे ख्याल से दोनों ही ये मल्टी कैप फंड्स हैं। आप लार्ज कैप में जा सकते हैं या तो मतलब आप नया जो सिप है इसकी सिप बंद कर दें, लेकिन नया सिप जरूर से शुरू कर दें। ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप है, फ्रैंकलिन ब्लू चिप है, UTI अपॉर्चुनिटीज फंड है, किसी में भी आप जा सकते हैं, उन सिप्स को करिए। ये जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है इसको वॉच करते रहिए। अभी तक परफॉर्मेंस इतना बुरा नहीं हुआ है कि इसमें से आप निकलें, लेकिन अगर 3 महीने में 6 महीने में अगर इम्प्रूव नहीं होता है तो शायद आपको जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वो भी शिफ्ट करने पड़े। फिलहाल तो आप नया सिप नए फंड्स में शुरू कर सकते हैं। तो चलिए सचिन, आपके लिए हमारे एक्सपर्ट ने 2 और फंड सजेस्ट किए हैं। ICICI फोकस ब्लू चिप पर, जिसने पिछले 5 साल के अंदर अगर इसका रिटर्न देखा जाए तो सालाना आधार पर करीब 24% का रिटर्न शो किया। वहीं UTI अपॉर्चुनिटीज भी एक अच्छा फंड हो सकता है जिसे आप कंसिडर जरूर कर सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले देखते हैं, एक नजर डालते हैं क्या होगा शो के बाद, यानी कि ब्रेक से जब हम लौटेंगे तो किन किन टॉपिक्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। पोर्टफोलियो प्लानिंग पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, साथ ही टैक्स सेविंग के क्या है ऑप्शंस, और अगर कम जोखिम लेकर निवेश के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहां लगाएं अपना पैसा। जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्ष रुंगटा। और एक बार और बता दें कैसे आप एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, moneyguru@zenetwork.com पर आपको अपने सवाल भेजने होंगे। अपना फोन नंबर लिखना ना भूलें, साथ ही SMS भी कर सकते हैं। सेव हमारा कोड है, उसके आगे अपना सवाल अपना नाम लिखकर 575 पर आप भेज सकते हैं।
चलिए अगला सवाल ईमेल के जरिए शामिल किया है। रामी हैदराबाद से इन्होंने सवाल भेजा है हर्ष, और जैसा कि इन्होंने लिखा है 30 इयर्स इनकी उम्र है, बैचलर हैं, यानी कि फिलहाल इनके ऊपर कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। जो इनका मकसद है निवेश का वो है टैक्स सेविंग, साथ ही इन्वेस्टमेंट, टैक्स कम इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्होंने लिखा है। और जानना चाहते हैं कि एनपीएस से मैं अगर अपना पोर्टफोलियो बनाऊं तो वो कैसा विकल्प रहेगा। जो उन्होंने सैलरी मेंशन की है, ग्रॉस सैलरी, वो करीब करीब 2.5 लाख है। आपकी क्या राय है एनपीएस पे, और अगर एनपीएस में ये निवेश न करें या एनपीएस के अलावा भी किसी और में निवेश करें तो और कौन से विकल्प हो सकते हैं जो रामी के लिए सटीक होंगे? तो सबसे पहले तो ये मेरे ख्याल से इनको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि टैक्स सेविंग के लिए चाहिए कितने हैं, बिकॉज 2.5 लाख इन्होंने ग्रॉस कहा है, उसमें से इनका पीएफ भी शायद कटता होगा, तो वो एक डिडक्शन इनको मिल जाएगा, प्रोफेशन टैक्स भी कटता होगा, वो भी डिडक्शन मिल जाएगा। तो नेट कितने बचाने हैं? अगर इन पे कोई डिपेंडेंट है तो इनको इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस के बारे में भी सोचना चाहिए, जिसमें टैक्स ब्रेक भी मिल जाएगा। अब जो इन्वेस्ट करने हैं वो पैसे, एनपीएस अच्छी स्कीम है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी स्कीम है, लेकिन अगर चाहते हैं थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबिलिटी, एनपीएस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आप जितने भी पैसे आप सेव करेंगे आप निकाल नहीं पाएंगे, वो उसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आपके रिटायरमेंट के पैसे बने रहते हैं, नुकसान ये है कि अगर जब आप निकालेंगे जिस समय, उस समय आपको मिनिमम 40% से अन्यूटी खरीदनी होगी। अब आज तो पता नहीं है, लेकिन फिलहाल जो अन्यूटीज मिलती हैं मार्केट में वो बहुत कोई अच्छा स्कीम अभी फिलहाल नहीं है। सेम चीज ये चाहते हैं अगर, तो एनपीएस में कर सकते हैं। एक अदर ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि जितना रिस्क नहीं लेना है इनको, वो एक ये पीपीएफ में डाल दें, उसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं 8.7, और पैसा भी 15 ही साल के लिए ब्लॉक्ड रहता है। उसके बाद वो चाहे वो उससे कर सकते हैं, चाहे तो अन्यूटी खरीद सकते हैं, चाहे कोई तरीके से पैसे जुटा सकते हैं पेंशन के। बाकी पैसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में भी अगर सिस्टमैटिक बेसिस पे हर महीने करें तो मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छा विकल्प होगा, अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो। चलिए, साथ ही ईएलएसएस के कोई फंड्स आप इन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे? अगर ये इक्विटी एक्सपोजर की हम बात कर रहे हैं, कोई अच्छे फंड्स जो फिलहाल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? आईसीआईसीआई प्रू का टैक्स है और फ्रैंकलिन इंडिया का टैक्स शील्ड है। चलिए, 2 फंड्स यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट ने सजेस्ट किए हैं ईएलएसएस के, और पिछले 5 साल में अगर इन ईएलएसएस फंड्स का प्रदर्शन देखें तो आईसीआईसीआई टैक्स प्लान ने पिछले 5 साल के अंदर सालाना आधार पर करीब 26% का रिटर्न दिया है। वहीं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो टैक्स शील्ड एक ईएलएसएस प्लान है उसने भी करीब 22% का रिटर्न शो किया है। कुछ और दर्शकों के सवाल यहाँ पर शामिल करेंगे। मिस्टर एसके सिन्हा है पटना से, इन्होंने सवाल भेजा है। इन्होंने साफ लिखा है अपनी ईमेल में कि मेरी उम्र है 50 साल और मैं कम जोखिम के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, यानी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। 50,000 की मेरे पास एक लमसम राशि है जिसे मैं अगले 10 सालों के लिए निवेश करना चाहता हूं। इनकी एज ग्रुप को देखते हुए और साथ ही बिल्कुल लो रिस्क इन्वेस्टर हैं, क्या आप सजेस्ट करेंगे बैंक एफडी के अलावा और कौन से ऑप्शंस हैं जो मिस्टर सिन्हा कंसिडर कर सकते हैं? तो बैंक एफडी तो एक ऑब्वियस सही ऑप्शन है, लेकिन अब चूंकि ईमेल से आया है बात नहीं हो पा रही है, तो अगर पता होता कि इनका टैक्स सिचुएशन क्या है, कौन से टैक्स ब्रैकेट में फॉल होते हैं, अगर हाई टैक्स ब्रैकेट में फॉल होते हैं तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स देख सकते हैं। आज मेरे ख्याल से 10 साल के टैक्स फ्री बॉन्ड पे रिटेल इन्वेस्टर को करीबन 8.5% के आसपास का ब्याज मिल जाता है टैक्स फ्री। तो हाई टैक्स पेयर हैं तो वो 8.5 का जो स्कीम है अच्छा है। अनदर ऑप्शन इज अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पीपीएफ है 5 साल पुराना, तो उसमें भी ये पैसे डाल सकते हैं, 10 साल बाद में वो विड्रॉ कर पाएंगे, एक सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड, अगर लो टैक्स पेयर हैं तो ये जो अभी रिसेंटली आरबीआई ने अनाउंस किया है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, और लिक्विडिटी नहीं चाहिए, ये एक क्लियर शायद इनके ईमेल से हो रहा है। और अगर लो टैक्स पेयर हैं तो उसमें जो रेट इनको छूटेगी अच्छी छूटेगी। अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो, अगर महंगाई कम हो जाएगी तो रेट कम हो जाएगा, फ्लोटिंग रेट वो बॉन्ड है जी। एनएससी 9 सीरीज भी एक अच्छा ऑप्शन है, 10 साल का एनएससी में करीबन 8.8% रिटर्न छूटता है,
लो टैक्स पेयर हैं तो अच्छी स्कीम है तो इनके लिए। काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने होंगे। रिस्क कितना ले सकते हैं, कौन से स्लैब में आते हैं, कितना नजरिया है, सभी कुछ देखते हुए आगे बढ़ना होगा। एनएससी फिलहाल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साथ ही आप जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स बाजार में मौजूद है उनकी तरफ भी कुछ कंसिडर कर सकते हैं। लगभग उससे 10, 15 या 20 साल की मेजोरिटी होती है। अगर आपने मेल में नंबर दिया हो तो हम जरूर आपका सवाल थोड़ा और डिटेल में लेते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी गुरु और आज चर्चा निवेश के विकल्पों पर, सेविंग्स की हम बात कर रहे हैं। अगले कॉलर फोन लाइन पर हैं विनीत जी वडोदरा से बात करें। नमस्कार विनीत, पूछिए क्या सवाल। नमस्कार मैम। बताइए सर। मैम मैं है ना पहली बार इन्वेस्ट करना चाहता हूँ SIP के थ्रू जी, और 2 फंड वैसे आपका प्रोग्राम देख के ही मैंने चूज किया है। एक तो है वो ICICI फोकस्ड ब्लू चिप का है और दूसरा HDFC 200 HDFC टॉप 200। ओके, और उसमें मैं जानना चाहता हूँ ये सही है। और दूसरी बात, मैं पहली बार क्योंकि कर रहा हूँ निवेश, इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ किसके थ्रू करूं, कौन से ब्रोकर के थ्रू, या फिर जाके एक है फंड्स इंडिया है जैसे, या फिर शेर खान भी देता है ऑप्शन, या फिर मैं डायरेक्ट बैंक से करूं। तो विनीत आपका नजरिया क्या है, कितने समय के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे? मैं लगभग 20 से 25 साल के लिए करना चाहता हूँ। अभी मेरी उम्र 23 साल है। चलिए, और मैं 20 से 25 साल के लिए करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा आपने फैसला लिया है, निवेश की शुरुआत कर रहे हैं काफी कम उम्र से। बहुत आपको हम मुबारकबाद देना चाहेंगे। और एक्सपर्ट से जानते हैं जो फंड्स आपने चुने हैं वो फंड्स कैसे हैं, और अगर आप हजार रुपए की 2 SIPs करते हैं तो अगले 20 सालों में कितनी रकम जुटा पाएंगे? हर्ष बताइए। हाँ, तो विनीत जी जैसे कि कहा गया, पहले तो मुबारक आपको कि इतनी कम उम्र में आप एक सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो यू कांट गो टेरिबली रॉन्ग, मतलब आप इसको करिए। जो दोनों फंड्स आपने कहा, प्रूफ फोकस ब्लू चिप अच्छा है। HDFC टॉप 200 थोड़े दिनों से, पिछले 6-9 महीनों से थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस गिरा है। तो अगर इसको आप ना करें और कोई फंड कर ले, एक इंडेक्स फंड भी कर सकते हैं आप, या UTI अपॉर्चुनिटीज़ फंड कर सकते हैं। आप चाहे तो HDFC टॉप 200 भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी जो है आपकी अपनी चॉइस है। मेन चीज़ ये है कि जो भी करें आपको मॉनिटर करना चाहिए कि वो फंड्स जो हैं अभी भी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप एक जागरूक इन्वेस्टर हैं तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर आप ये खुद कर सकते हैं तो फिर आप डायरेक्ट करिए, न इवन बैंक के थ्रू नहीं, आप डायरेक्ट इन फंड हाउसेस के थ्रू डायरेक्ट स्कीम में जाइए, ताकि आपको रिटर्न थोड़ा सा हाई मिलेगा। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स, खास करके स्मॉल इन्वेस्टर्स, ये कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइज़र को चूज़ कर लें जो आपको दोनों सर्विस देगा, शायद एडवाइस भी कर सके और डिस्ट्रीब्यूशन आप और कहीं करवा लें, या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए जो एडवाइस भी दे सके। कौन से के पास जाना चाहिए वो आपकी बिल्कुल अपनी चॉइस है, उसमें आपके लिए जो कन्वीनियंट है आप उसको चुनिए। बट एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ विनीत ये है कि इन्वेस्ट करने से पहले आप ये क्या चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी गोल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो 2000 रुपये आप करेंगे, अगर 12.5% का रिटर्न आता है और करीबन 20 साल के लिए रिटर्न आता है, तो रफली ये पैसे जो है 21.5 लाख रुपए हो जाएंगे। लेकिन ये 21.5 लाख रुपए 20 साल के बाद है, उसकी आज की कीमत रफली 4.5 लाख रुपए है, अगर आप 8% का इन्फ्लेशन पकड़े तो छोटी अमाउंट नहीं है। बूंद बूंद से सागर बनता है, और क्लियरली चूंकि आप शुरू में एकदम जल्दी शुरू कर रहे हैं आप अपनी जर्नी, इसको आप शुरू करिए और समय समय पर इसको बढ़ाते रहिए। लेकिन अगर लक्ष्य के साथ करेंगे तो ये जर्नी आपकी और भी ज्यादा सुविधाजनक और सुविधाजनक होगी। तो विनीत, न सिर्फ उसको मॉनिटर करना है, आपको अपना गोल भी समय समय पर रिवाइज करना होगा, क्योंकि जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया, इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रखना होगा। जो रकम आप अभी कैलकुलेट कर रहे हैं रफली, जो हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि 20 साल में लगभग आप 21 लाख के आसपास कमा पाएंगे, लेकिन 20 साल बाद उस 21 लाख की वैल्यू काफी कम होगी। कुछ फंड्स आपको सजेस्ट किए हमारे एक्सपर्ट ने, आप देख सकते हैं उनको। फोकस ब्लू चिप आपने खुद शॉर्टलिस्ट किया था। जहां तक HDFC टॉप 200 का सवाल है, अच्छा फंड है, लेकिन एक ही
कैटेगरी का फंड हो जाएगा, इसलिए कुछ और फंड्स भी आप नजर रख के चल सकते हैं। उनकी तुलना जरूर करें और आप खुद भी ऑनलाइन भी डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने। फिलहाल आज के शो में इतने सवाल ले पाएंगे। हर्ष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। धन्यवाद। और चलिए अपने दर्शकों को बता दें कैसे आपको अपने सवाल भेजने हैं। ईमेल हमारा नोट करें, moneyguru@zenetwork.com पर आपको अपने सवाल भेजने होंगे। अपना फोन नंबर लिखना ना भूलें, साथ ही SMS भी कर सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, सेव लिख के अपना सवाल लिख के अपना SMS 5775 पर भेजना होगा। आज के शो से बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।